नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं भित्ति चित्रण परंपरा के बारे में। कल हमने ये पढ़ा था कि लोक कला पढ़ी थी हमने, और लोक मतलब आदि ये प्रागैतिहासिक काल के चित्र पढ़े थे हमने, कैसे क्या होता है। और चित्रकला के कुछ अपन माध्यम और ऐसे पढ़े थे कि कितना कला कितने प्रकार की होती है, कला को किसने क्या क्या कहा गया है। तो आज से हम ये पढ़ेंगे भित्ति चित्र परंपरा। अब जो ये आगे आने वाले जो ये टॉपिक हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। अब इन टॉपिक में ये आएगा कि भित्ति चित्र परंपरा मतलब भित्ति चित्र मतलब कि दीवारों पे बनाए जाने वाले चित्र, ये कहाँ से इनकी चालू हुआ, क्या है। फिर इनके बारे में गुफा चित्र आएंगे कि सबसे पहले कौन सी गुफा में आए, फिर अजंता एलोरा, ये सब चीज़ें आने वाली होगी। तो आप इन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना कि कैसे क्या होगा। और फिर इसमें थोड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स भी आएगी, तो मैं आपको बताऊँगा। तो तैयारी करो, तो अभी चालू करते हैं फिर से हम। ठीक है, तो चालू करते हैं। तो सबसे पहला पैराग्राफ है कि भारत भित्ति चित्रण परंपरा। भित्ति चित्र मतलब जो दीवारों पर बनाए जाते हैं। भारत में भित्ति चित्रण कला की समृद्ध परंपरा प्रागैतिहासिक काल से आरंभ होकर लोक कला या आदिम कला के रूप में पल्लवित होती है हुई अजंता की गुफाओं में अपने चरम विकास पर पहुंची। मतलब कि इस पैराग्राफ में ये है कि सबसे पहले चित्र प्रागैतिहासिक मतलब पहले जो आदि मानव जो चित्र बनाता था वहाँ से चालू हुई, फिर उससे है ना बढ़ती 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 फिर गुफा चित्रों में आके ख़त्म हुई, और उसका लास्ट स्थान था अजंता, जिसमें बहुत चरम पे पहुँच गई अपने। तो इसके आगे चलते हैं। भारत में जोगीमर्रा गुफा के चित्र भित्ति चित्र परंपरा के प्रथम उदाहरण है। इनमें आरंभिक काल के भित्ति चित्र बने हैं। जोगीमर्रा के बाद अजंता में भी भित्ति चित्रण परंपरा प्राप्त होती है। महाराष्ट्र प्रांत में औरंगाबाद के पास अजंता के गुफा मंदिर का निर्माण हुआ है। यहाँ स्थापत्य के साथ साथ मूर्तिकला एवं भित्ति चित्रण कला का भी उन्नत परंपरा विकास हुई है। तो इसका सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि सबसे पहले की गुफा किसको अपन फाउंड किया था, मतलब कौन सी गुफा मिली थी। तो सबसे पहले आती है जोगीमर्रा की गुफा। इसमें सबसे पहले अपन को चित्र मिले थे। फिर उसके बाद आती है अजंता की गुफा, जो कि है औरंगाबाद ज़िले में, जहाँ पर गुफा मंदिरों के जो कि जैन बौद्ध साधुओं के द्वारा बनाई गई थी गुफा मंदिरों। यहाँ के स्थापत्य के साथ साथ मूर्तिकला एवं भित्ति चित्रण कला का भी उन्नत है। जैसे अजंता है, उसके बाद एलोरा है। एलोरा में ज़्यादातर अपन को मूर्तियाँ मिलती है। ये आगे आएगा, मैं आपको बता दूंगा कहाँ पर आएगा। तो आगे चलते हैं वापस अपन। ये देखो, जैसे ऐसे चित्र देखने को मिलते हैं, क्योंकि अब ऐसे चित्र इनमें कलरों का उपयोग हुआ है। कलर का पहली बार उपयोग हुआ है। बाकी पुराने जो आदिम कला थी उसमें कलरों का उपयोग ही नहीं था, वो टेढ़ी मेढ़ी पत्थरों से वो बनाते थे। तो इन चित्रों को देख कर आप समझ सकते हो। फिर आगे, अजंता के समान समृद्ध चित्रण परंपरा से युक्त 5वीं व 6ठी शताब्दी में बने बाघ गुफा के भी चित्र का कलात्मक एवं तकनीक दृष्टि से उच्च कोटि के हैं। बम्बई प्रांत में आहियोल नामक स्थान के पास बदामी में भी चालुक्यों द्वारा निर्मित गुफा मंदिरों में भी भित्ति चित्र मिलते हैं। कला की दृष्टि से ये भी अपने काल के उत्तम चित्र है। मतलब कि अजंता के बाद अपन फिर आगे बढ़ते हैं, तो अपन 5वीं से लेकर 6ठी शताब्दी में बनी बाघ गुफाएं फिर चित्र में ये भी, इनमें भी है ना बहुत सारे चित्र अपन को मिलते हैं। फिर इनके बाद आती है बम्बई में होती है आईहोल नामक स्थान में बदामी गुफा। तो मतलब ये एक सीरीज़ वाइज चलती है कि सबसे पहले आती है जोगीमर्रा की गुफा, फिर आती है अजंता की गुफा, फिर आती है कि ये बाघ गुफा, फिर आती है बदामी की, फिर आती है सिंतल वसल की तांजौर में। ये ऊपर आएगा अभी। तो ये इम्पोर्टेंट बता देता हूँ मैं, इस चीज़ को ध्यान में रखो आप। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। वैसे आगे भी ये आने वाली है। 5वीं से 6ठी शताब्दी लेकर बाघ गुफाएं मिली। फिर आती है बदामी गुफाएं, जो कि बम्बई प्रांत के आहियोल नामक स्थान में है। चालुक्यों द्वारा निर्मित भित्ति चित्र यहाँ पे मिलते, गुफा मंदिर मिलते। ये भी अपने काल में उत्तम चित्र होते हैं। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं। फिर आती है मद्रास में तांजौर के पास सीतन वसल नामक स्थान है। यहाँ शक्तिशाली पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से लेकर 625 ईस्वी द्वारा बनवाए गुफा मंदिर है। इन भित्तियों पर बहुत सुंदर चित्र बने हैं, जिनकी शैली अजंता के समान है। सिंतन वसल के कुछ चित्र जैन धर्म से भी संबंधित है। यहाँ की भित्ति चित्र परंपरा भी विशुद्ध भारतीय रूप में विकसित हुई। मतलब कि अजंता के बाद और इन सब गुफाओं के बाद मद्रास में तांजौर के पास सीतन वसल नामक में यहाँ पर एक स्थान है। यहाँ पर भी बहुत सारे भित्ति चित्र मिलते हैं। शक्तिशाली ये राजा महेंद्र वर्मन द्वारा बनवाए गए गुफा मंदिर थे, इनमें बनाए गए होंगे कुछ। इनमें जो चित्र है, जो मतलब ये साउथ में है ये चीज़ें, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जैन धर्म से भी मिलती है। मतलब इसका मतलब पता चलता है कि जैन धर्म साउथ में बहुत जगह पर फैला होगा। यहाँ के भित्ति चित्र परंपरा का विशुद्ध भारतीय रूप में विकसित हुई। वेरुल अथवा एलोरा
वेरुल अथवा एलोरा अजंता से कोई 50 मील दूर स्थित है। यहाँ की शिल्पियों ने पूरी पहाड़ियों को ही मंदिरों एवं गुफा मंदिरों में भित्ति चिन्ह पाए गए हैं। मतलब अब एलोरा अजंता 50 मील, यहाँ शिल्पियों ने, शिल्पी मतलब कि शिल्प मतलब स्कल्पचर, बहुत सारे यहाँ पर अपन को मतलब मूर्तियाँ मिलती हैं। एलोरा में, अजंता में अपन को गुफाएं मिलती है जहाँ पर चित्र मिलते हैं, और यहाँ पर ज़्यादा मूर्तियाँ मिलती हैं। मतलब दोनों में वैसे तो मिलती है, लेकिन एलोरा में थोड़ी ज़्यादा मिलती है, वेरुल अथवा एलोरा में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। राजस्थान में भी महलों हवेलियों आदि में भित्ति चित्रण परंपरा विकसित हुई। फ्रेस्को बुनो राजस्थान की भित्ति चित्रण विधि को आयरिश या आला गीला कहा जाता है। इसमें से गीली भित्ति पर चित्रण किया जाता है। राजस्थान में जयपुर, बूंदी, कोटा, जोधपुर, बीकानेर एवं शेखावटी क्षेत्र अपने भित्ति चित्रों के लिए पसंद है। मतलब कि फिर राजस्थानों में भी इन महलों और हवेलियों पर राजा महाराजाओं ने चित्र बनाए, जिनकी एक अपनी खुद की एक टेक्निक थी, जिसे फ्रेस्को बुनो। राजस्थान की भित्ति चित्रण विधि को फ्रेस्को बुनो एक मतलब कुछ थे आर्ट के संपादक कुछ होंगे, उन्होंने है भित्ति चित्रण विधि को आयरिश आला गीला कहा जाता है। ये आप ध्यान में रखना। राजस्थान के महलों इसके बाद आती है, मतलब ये सब महलों में, इनमें सबसे बाद में, सबसे पहले गुफा में चित्र आए। फिर आते लघु चित्र परंपरा, मतलब कि मिनिएचर पेंटिंग्स। अजंता, बाघ आदि के भित्ति चित्रण के बाद भारत में 9वीं शती में, जब 5वीं और 6ठी शताब्दी में तो बाघ गुफा आपने पढ़ी थी, फिर आती बदामी, फिर उसके बाद तांजौर में सिंतन वसल नाम की गुफाएं आती, फिर उसके बाद में अब लघु चित्रण में आ रहे, तो इसमें 9वीं शती के पाल व जैन शैली आरंभ हुई। मतलब ये शैलियाँ आरंभ हुई इनसे बनते, जिनमें ताड़ पत्थरों पर छोटे चित्र बनाए गए। अपन पुराने जब एडवर्टाइज हो, जैसे मतलब अपन नाटक नहीं देखते थे रामायण, और इन पे अपन चीज़ें देखते थे कि वो कुछ ताड़ के पत्थर होते थे, उसके ऊपर वो कुछ श्लोक और उनके लिखते थे। वैसे ही कुछ पुराने टाइम में भी था, जिनमें ताड़ पत्थरों पर छोटे चित्र बनाए जाते, मतलब कि बड़े चित्रों का कॉपी छोटे चित्रों में करा करते थे वो। बाद में यह चित्र कागज़ के ऊपर भी बनाए गए। राजपूत शैली, मुगल शैली और समकालीन शैलियों में कागज़ वसली, मतलब एक तरह का एक कागज़ होता है, वसली आगे भी आएगा, मैं अभी बता देता हूँ कि एक वसली एक तरह का कागज़ होता है जिसको 2-4 कागज़ मिल के बनाते हैं। ये एक हैंडमेड पेपर होता है, जैसे अपन के वाटर कलर काम करते हैं, जो वाटर कलर पेपर अलग से होते हैं, जो 300-400 GSM बड़े बड़े जाडे होते हैं, मतलब मोटे मोटे होते हैं। चलो ये बाद में करते हैं। अब मैंने ये बताया कि वसली पर बनाए लघु चित्रों की परंपरा ही विकास हुआ। इस प्रकार भारत में लघु चित्रों का प्रारंभ जैन व अपभ्रंश शैली के चित्रों से माना जाता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट कि लघु चित्रों का प्रारंभ कहाँ से हुआ? जैन व अपभ्रंश शैली से, जो कि आगे आने वाली है। इस लेसन में तो नहीं आएगी, लेकिन उसके आगे वाले लेसन में आएगी। फिर इसके बाद आता है मध्यकाल, 15वीं और 18वीं सदी भारतीय लघु चित्रण का स्वर्णिम काल था, जिसने मुगल, राजपूत एवं पहाड़ी आदि शैलियाँ सम्मिलित थी। राजस्थान में मेवाड़, मारवाड़, कोटा, बूंदी, जयपुर एवं किशनगढ़ आदि क्षेत्रों में लघु चित्रण परंपरा विकसित हुई। प्रारंभ में लघु चित्रण ताड़ पत्रों के ऊपर चित्र किए गए, जिनमें रंगों का प्रयोग हुआ। कालांतर में लघु चित्रों को मुख्य वसली पर बनाया जाने लगाता है और लंबे समय तक स्थायी कर रख सके। मतलब अभी भी कुछ कलाकार है जो मतलब कि वसली पे बनाते। वसली अभी न्यू मॉडर्न टाइप है, बाकी पुराने थे जो ताड़ पत्रों पे बनाते थे। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं। अब ये आ रही है प्रविधि। लघु चित्र मतलब कि मिनिएचर पेंटिंग्स कैसे बनती थी, ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आता ही आता है, हर बार एग्जामों में आता है और पूछ लेते हैं। तो ये पढ़ते हैं अपन। ये इसकी ये जितनी भी आएगी, इस सब को मैं मतलब टिक तो नहीं कर सकता, लेकिन ये बहुत, इन सब चीज़ों का आपको याद 4 से 5 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये बस पढ़ते हैं अपन। लघु चित्रण परंपरा में चित्र निर्माण की प्रक्रिया में एक विशेष अनुक्रम का प्रयोग किया गया, जो कि निम्न प्रकार है। सबसे पहला आता है आबिना। आबिना मतलब केवल जल में ब्रश को भिगोकर रेखांकन करना। मतलब कि जो अपना जो खाली ब्रश होता है उसमें सिर्फ पानी को भिगोकर, मतलब पानी में भिगोकर किसी भी चीज़ पे चला देना, दीवारों पे चलाना या पेड़, जो कि चित्र के प्रारूप को निर्धारित करना है। प्रारूप मतलब कि चित्र का जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब अपन क्या बना रहे हैं, कि फिगर बना रहे हैं या लैंडस्केप बना रहे हैं, कुछ भी जिसका अपन निर्धारित करता है। अब इसका नाम क्या? आबिना का मतलब क्या? आब मतलब जल और बिना मतलब देखना। फिर आता है खाका। जलीय रेखाओं के आधार पर हल्के लाल रंग से रेखांकन करना, जो अपन ने आबिना में किया था कि मतलब हल्के पानी से अपन ने रेखांकन कर लिया, मतलब अपन ने आउटलाइन ड्रॉ कर ली, मतलब काउंटर लाइन बना ली। फिर उसको खाका मतलब कि लाल रंग से वापस उन लाइनों को भरना। ठीक है, क्योंकि पानी नज़र नहीं आएगा तो लाल रंग से भरेंगे तो नज़र आने लग जाएगा। फिर आती है रंगमेजी। रंगमेजी का मतलब है रंग भरना। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो होते हैं दागिना और एक होता है पोतना। दागिना में होता है कि जहाँ जहाँ अपन को जैसा रंग लगाना है, जैसे कपड़ों में पीला रंग लगाना है और बाहर घास में हरा रंग लगाना है, तो सबसे पहले वो एक काम करते हैं कि वहाँ के धब्बे लगाते हैं कलर के,
जैसे हरे रंग में हरा धब्बा लगा दिया, वहाँ पर हरा रंग करा जाएगा। फिर कपड़े है, कपड़े लाल पीला होगा कौन सा भी, तो वहाँ पर लाल पीला कौन सा भी रंग लगाया जाएगा। चित्र के विविध भागों जैसे आकृति, आकाश, वृक्ष, वनस्पति, वेशभूषा आदि को उसमें लगाए जाने वाले रंगों को चिन्हित करना। मतलब देखो मैंने पहले कहा था कि धब्बे लगाना या चिन्ह करना, पोतना। फिर होता है वहाँ पर रंग चिन्ह लगाए हुए चीज़ों को भरना। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फिर आती है गोलाई, रंगों की हल्की व गहरी तानों से गोलाई उभार दिखाना। तान मतलब होती है शेडिंग करना, जो रंगों को अपन ऐसी तरीके से शेड करें कि मतलब कि उसमें 3 तरह के टोन मिल जाए अपन को, लाइट, मीडियम और डार्क टोन, जिससे अपन को 3D लुक मिलने लग जाए। गोलाई मतलब किसी भी चीज़ में गोलाई लाने हो तो अपन ऐसे ही करते हैं, क्योंकि अपना जो पत्ता होता है वो 2D होता है, जिसको हम 3D शेडिंग करके करते हैं। फिर आता है छाया सुषमा मतलब शेडिंग, आगे ही लिख रखा है छाया मतलब गहरी तानों की रेखाओं या छायांकन का प्रभाव, मतलब ये पेंसिल से शेडिंग करना। फिर सुषमा आता है कि विभिन्न रंगों के वस्तु के उभार प्रभाव उत्पन्न करना, मतलब फिर रंगों से उभार देना उसमें। ठीक है, सिया कलम आता है फिर सॉरी सिया कलम मतलब कि शाही का प्रयोग करना, आवश्यकता अनुसार शाही की रेखाओं का प्रयोग करना, मतलब शाही से रेखाएं बनाना। क्यों कभी कभी चित्र में क्या रेखा नज़र नहीं आती, तो अपन को शाही जैसी चीज़ें लेनी पड़ती है, शाही मतलब कि इंक। फिर आता है गुलापांबा मतलब कि आभूषणों में पीले व सफ़ेद रंगों का प्रयोग करना, मतलब कि जो आभूषण होते हैं जैसे ज़्यादातर पीले रंग के होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं, तो उनको मतलब कि चिन्हित करना या उनमें रंग भरना। फिर आता है सफ़ेदा मतलब आँखों के तारे व मोतियों आदि के आभूषणों में गाढ़े सफ़ेद रंग का प्रयोग करना। मतलब इस सफ़ेदा का और भी मतलब हो सकता है कि चित्र को सुधारना। आँख में जो अपने मोती होते हैं उसमें अपन एक सफ़ेद की चिन्ह अपन को नज़र आती, तो वह ऐसे चिन्ह लगाना। फिर आते हैं जरब मतलब कि होता है कि आभूषण लगाना। बड़ी अपन जैसे अपन पेंटिंग्स देखते हैं बहुत बड़ी बड़ी होती है, जो अभी अभी चल रही है मिनिएचर, कोई लोग उनमें अपने अपने रत्न भी लगाते हैं, आभूषण लगाते हैं, कोई मोती लगाते हैं, तो वो एक तरह की होती है, इसमें इस तकनीक में आती है। तो चित्रों के बहुमूल्य एवं मध्य मूल्य रत्नों जैसे मोती, माणक, पन्ना आदि का प्रयोग करना। जयपुर शैली के अनेक चित्रों में इस प्रकार के रत्नों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये पूरा ऊपर वाला इंपॉर्टेंट था। फिर आती है अपनी आधुनिक कला, जिसे कहते हैं मॉडर्न आर्ट। यह शब्द एक विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय शब्द है, जिसके अंतर्गत प्राय 19वीं शती के मध्य से 20वीं शती के मध्य के कला आंदोलन की गणना की जाती है। मॉडर्न आर्ट के उद्भव के पीछे औद्योगिक क्रांति, शहरीकरण, आर्थिक, राजनीतिक एवं तकनीक परिवर्तन आदि कारण रहे। अब आती है मॉडर्न कला। ये कला है ना, ये मॉडर्न आधुनिक कला क्या है कि आंदोलनों से चली हुई है। फिर इसमें क्या कुछ नया, रूढ़िवाद चीज़ों को रखते नहीं, रूढ़िवाद मतलब कि पुरानी चीज़ों को रखते नहीं, कुछ नया लाते हैं कला में, जिसे मॉडर्न आर्ट कहते हैं। ये आंदोलनों से बनी हुई कि शहरीकरण हुआ, औद्योगिक में क्रांति आई, आर्थिक राजनीतिक तकनीक परिवर्तन हुआ, इससे ये चालू हुई आधुनिक कला। औद्योगिक क्रांति व फोटोग्राफी आदि के कारण कला जगत में भी पूर्व निर्धारित मान्यता व परंपराओं के आदि पर आधारित रूपाकार से भिन्न कला रूपों की सर्जना आरंभ हुई एवं कला में आधुनिकतावाद आरंभ हुआ, जिसमें नए कला रूपों की खोज एवं प्रयोग हुए। साथ ही इसमें कलाकारों को किसी विशिष्ट विचारधारा या अनुशासन के बनने की मजबूर नहीं किया जाता, वरन व्यक्तिगत भावनाओं के अनुसार अपना रास्ता खोजने व या अपनाने को प्रोत्साहित किया जाता है। मतलब मैंने पहले कहा था कि कोई पुरानी रूढ़िवाद चीज़ों को नहीं लाते। रूढ़िवाद मतलब पुराने कुछ भी, जैसे कोई चेहरे बना रहे तो सिर्फ चेहरे ही बनाते नहीं रहे, कुछ नया ला रहे हो अपने कला में, क्यूबिज्म ला रहे, फैब्यूज़म ला रहे, अलग अलग तरह के। ये आएंगे आगे, ये एमए की चीज़ें वैसे तो, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि थोड़ा बहुत हल्का नॉलेज। पश्चिम में आधुनिक कला हुई, प्रभाववाद हुए, उत्तर प्रभाववाद हुए, प्रकृतिवाद हुए, फाववाद हुआ, अभिव्यंजनावाद हुए, दादावाद हुए, अर्थीव यथार्थवाद हुए आदि कला आंदोलन का समन्वित रूप माना जाता है। मतलब कि ये सब कला के आंदोलन है। अलग अलग कला मतलब जो अलग अलग पुराने, अगर आप आर्टिस्टों को सर्च करोगे तो उनके पीछे कुछ अलग अलग नाम आता है, जैसे फेव्यूइज्म आता है, इम्प्रेशनिस्ट आता है, और कुछ अलग अलग आता रहता है। मतलब कि न्यू इम्प्रेशनिस्ट ऐसे कुछ आते हैं, वैन गोगन, ये सब नाम आते हैं। तो ये आप अलग से ध्यान रख सकते हैं। वैसे तो इसमें इस बुक के अकॉर्डिंग चलने वाला हूँ। इन आंदोलनों में 1914 में ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध व 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध की भूमिका भी स्पष्ट रही। मतलब इसमें ये जो कला आंदोलन थे, जो इनमें विश्व युद्ध ने भी बहुत बड़ा प्रोत्साहन हुआ है। इसमें विश्व युद्ध हुआ तब से इन्होंने मतलब कि ये कला आंदोलन और ज़्यादा हुए। भारत में ब्रितानी साम्राज्य कायम होने के बाद शिक्षा, कला, साहित्य, संस्कृति तथा सामाजिक क्षेत्रों में भी अंग्रेजों का प्रभुत्व त्वरित गति से बढ़ने लगा। मतलब कि जब ब्रिटिश आए इंडिया को लूटने, मतलब
इंडिया पर राज करने आया था, यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस हुआ, बहुत सारी जॉब्स लाए, बहुत सारी चीज़ें की। चित्रकला के क्षेत्र में भी पाश्चात्य सभ्यता का अनुकूल राजा रवि वर्मा ने तेल चित्र बनाए। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जो राजा रवि वर्मा थे उन्होंने सबसे पहले ऑयल पेंटिंग चालू की थी, जो कि ईस्ट वेस्टर्न कल्चर से थी। मतलब वो वेस्टर्न कल्चर से बहुत प्रभावित थी, लेकिन उन्होंने वो कल्चर की चीज़ें नहीं बनाई, बल्कि अपने भगवानों को बनाया। मतलब इनमें भगवानों को चित्र बनाए वो वेस्टर्न आर्ट को देखकर। नाटकीय प्रभाव युक्त अनेक चित्र बनाए जिनके विषय विशुद्ध भारतीय रहे। ठीक है, तो ये मैंने अभी बता दिया था। आगे चलते। भारतीय कला के क्षेत्र में एक नई दिशा देने का कार्य ब्रिटिश कलाविद ई.बी. हेवल ने किया। 1907 में कलकत्ता में स्थानीय कला स्कूल के प्रिंसिपल ई.बी. हेवल तथा अविंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की स्थापना की। संस्था का प्रमुख ध्येय परंपरागत कला शैली तथा आधुनिक विचारधाराओं के समन्वय से एक नवीन शैली का निर्माण करना था, और धीरे धीरे संस्था ने कलाकारों को शिक्षा देने का प्रबंध किया। मतलब कि इसमें ये आया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो 1907 में ई.बी. हेवल एक कलाविद थे। कलाविद मतलब कि आर्ट के बारे में कुछ प्रोफेसर, बड़े कुछ काम करने वाले। इन्होंने बहुत सारी आर्ट के बारे में, अपने इंडियन आर्ट के बारे में किताबें लिखी है। तो ये ऐसे बड़े आदमी थे। 1907 में ये कलकत्ता गए और इनको मतलब इंडियन आर्ट का कुछ काम दे रखा था। मतलब कि मैं अभी आपको कहानी के टाइप में बताता हूँ कि इनको कुछ इंडियन आर्ट को संभालने का दे रखा था। तो इन्होंने सबसे पहला अपना एक स्कूल बनाया, जिसके स्कूल बनाया उसके एक और प्रिंसिपल भी थे वहाँ के कि रविन्द्रनाथ टैगोर भी बहुत सारे आते हैं अपन कोलकाता सोसाइटी में। कि फिर इन्होंने एक सोसाइटी की, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। इसमें ज़्यादातर इसमें मॉडर्न आर्ट की चीज़ें थी। इनका प्रमुख परंपरागत कला शैली तथा आधुनिक विचारधाराओं के समन्वय से नवीन शैली का निर्माण करना था। मतलब कि इनको एक नई शैली बनानी थी, इसलिए इन्होंने एक नई कम्युनिटी बनाई जिसका नाम था ओरिएंटल आर्ट, जो कि थी 1907 में बनाया था इन्होंने। फिर आगे चलते। कालांतर में नई प्रतिभाशाली चित्रकार इस संस्था का द्वारा निकले हैं, जैसे नंदलाल बोल, सत्येंद्र नाथ मजूमदार, असित कुमार हल्दर, मुकुल देवी प्रसाद रॉय चौधरी आदि कलाकारों ने अपनी रचनात्मक धारा से राष्ट्रीय चेतना का अपूर्व बल प्रदान किया, और इनसे प्रभावित होकर भावी कलाकारों ने देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर आधुनिक कला के विचारों का प्रसार किया। तो इसमें से बहुत सारे कलाकार निकले। ये कलाकार आपके आगे भी आएंगे। तो मैं आपको ये पेंटिंग बता देता हूँ। ये सबसे ये नंदलाल बोस की है, रावत पर इंद्र, और दूसरी पेंटिंग है राम कुमार, जो कि है बनारस घाट की। ये सब कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट थे, तो इन्होंने बनाया था। फिर आगे चलते हैं। अब आते हैं ये सबसे बड़ा बोरिंग टॉपिक लगता है सब बच्चों को, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। इसको मैं थोड़ा ब्रीफ में समझाऊंगा, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो मैं आपको बता दूंगा। शिल्प और कला के प्राचीन ग्रंथ। सबसे पहले मैंने भी फर्स्ट पेज में मैंने बताया था कि सबसे पुराना किस में मिलता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में चित्रकला का मिलता है। ठीक है, तीसरे चौथे मंडल में शायद, तो मेरे को भी अब याद नहीं है, वाह ठीक है। ऋग्वेद में यज्ञशालाओं में वेदियों पर अलंकृत स्त्री पुरुषों के आकृतियों का विवरण एवं धर्म अग्निदेव का चित्र का प्राचीनतम चित्रण संबंधी विवरण हमें ऐत्रेय उपनिषद एवं बृहन्नादरिक ब्रह्मसूत्र, छंदोग्य, कठोपनिषद आदि में मिलता है। ऋग्वेद में सबसे पहले अपन को मिलता है। और ये बात ध्यान रखना कि अग्निदेव का चित्र अपन को कहाँ मिलता है, ऋग्वेद के ऐत्रेय उपनिषद में। मतलब ये ऋग्वेद का एक पार्ट आता है जिसे ऐत्रेय उपनिषद कहते हैं। जैसे बहुत सारे पार्ट होते हैं अपने अपने वेद के, अलग अलग आते हैं। भारतीय साहित्य के प्रतिनिधि महाग्रंथ रामायण में भी वाल्मीकि ने सुंदरकांड में रावण के भवनों का वर्णन करते हुए रावण की चित्रशाला का भी उल्लेख किया। चित्रशाला मतलब कि वहाँ के रूम, आर्ट रूम का, मतलब कुछ भी हो सकता, आर्ट रूम ही कह सकते चित्रशाला का। कैकई का राजप्रसाद भी, राजप्रसाद मतलब होता है कि महल। राजप्रसाद कहाँ भी शब्द आए तो उसको मान लेना कि ये वो महल है। अब इसमें सब जगह बता रखा है किसने क्या कहाँ मतलब इस ग्रंथों में आया है, कहाँ कौन सी, मतलब रामायण के यहाँ पर इन सब के महलों का विवरण हो रखा है। तो ये आप पढ़ सकते हो बाद में, या मेरे को कह देना कि मैं आपको इसका फ़ोटो अपलोड कर दूंगा मैं कम्युनिटी पोस्ट में, तो आप पढ़ लेना वहाँ से। ठीक है, ये सब इतना है बस। ये इतना कुछ जानकारी वाली इतनी सही चीज़ें नहीं है। अब मैं मेन चीज़ वो बताता हूँ आपको। सबसे इम्पोर्टेंट है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। ये आता है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण चित्रशास्त्र का एक उल्लेखनीय ग्रंथ है। इसके तृतीय खंड में 35 से लेकर 43 एक चित्र सूत्रम एक प्रकरण है जो जिसमें है ना चित्र संबंधी चीज़ें मिलती है। ये चीज़ें ध्यान रखना कि विष्णु
धर्मोत्तर पुराण का तृतीय खंड से अध्याय 35 से लेके 43 तक इसमें चित्र सूत्रम होता है। चित्र सूत्रम मतलब कि चित्र को बनाने की विधि, ये सब चीज़ें मिलते हैं। फिर आता है भोज के सम्रांगण सूत्रधार, फिर आते हैं मध्यकालीन के अपराजिता प्रच्छान, ये सब कुछ आते हैं। मतलब ये वापस से यही वही रामायण आती है। तो सबसे पहले अपन ध्यान रखना 3 ग्रंथ होते हैं। 3 ग्रंथ में बहुत है इंपॉर्टेंट है। चित्र सूत्र में जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण से मिला हुआ है, फिर आता है सम्रांगण सूत्रधार, फिर आता है मनसोल्लास। ठीक है, तो इसको अपन आगे पढ़ेंगे ब्रीफ में। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट आने वाली, ये ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको ध्यान रखना। सबसे पहला होता है चित्र सूत्रम। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तृतीय खंड के 45वें व 43वें अध्याय चित्र सूत्रम प्रकरण है। ये बात ध्यान रखना कि कहाँ से है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तृतीय खंड से लेकर तृतीय खंड में अध्याय 35 से लेकर 43वें तक चित्र सूत्रम है। विवरण संवादात्मक है। मार्कंडेय मुनि राजा वज्र के चित्र संबंधी समस्त जिज्ञासाएं पूर्ण करते हैं। इस ग्रंथ का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद डॉक्टर स्टेला क्रेमिश ने किया था। बाद में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी एवं श्री शिवराम मूर्ति ने इसका अनुवाद किया। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस ग्रंथ का सर्वप्रथम अंग्रेज में अनुवाद डॉक्टर स्टेला क्रेमिश ने किया, फिर उसके बाद डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी और शिवराम मूर्ति ने इसका अनुवाद किया। ये बात ध्यान रखना। और इसके ऊपर 35 से लेकर 43वें अध्याय तक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते अपन। प्रस्तुत किया। फिर डॉक्टर प्रियबला ने शाह ने इसका हिंदी रूपांतर मतलब कि इनको वापस हिंदी में इसका लिखा। चित्र सूत्र एक भारतीय चित्रकला के प्रौढ़ परंपरा का दर्शित करने वाला एक महत्व ग्रंथ है, जिसके 9 अध्याय में प्राचीन भारतीय चित्र विद्या का व्यापकता एवं तकनीक का संबंधित महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते आगे वापस से वही रामायण आने वाली है। ये 9 अध्याय है। 9 अध्याय को आप देख लेना एक बार आराम से, जिसमें सब तरह का दे रखा आयमान वर्णन, सामान्य वर्णन, सयवधि वर्तना, श्रृंगादि भावना एवं प्रमाण वर्णन। ये कुछ आप आगे से पढ़ लेना, इतना है नहीं। फिर आते अपन सम्रांगण सूत्रधार। ये महाराजा धीराज भोजदेव ने 155 ईस्वी में विरचित सम्रांगण सूत्रधार एवं पूर्व मध्यकालीन अधिकृत उपलब्ध 84 अध्याय से युक्त है। शिल्प ग्रंथ है, मतलब उसमें चित्रों की बात हुई लेकिन इसमें शिल्प की बात हुई। ये बात ध्यान रखना। इसको किसने बनाया? महाराजा धीराज भोजदेव ने विरचित है। ये सम्रांगण सूत्रधार पूर्व मध्यकालीन अधिकृत उपलब्ध 84 अध्यायों युक्त है। शिल्प ग्रंथ है, जिसमें प्राय सभी प्रमुख कलाओं का प्रतिपादन है और जिसके 7 भागों में विभक्त किया गया है। 7वें भागों में चित्रकर्म पर 6 अध्याय और चित्रोदय, भूमि बंधन, लेप कर्म, ये वापस से वही रामायण आ चुकी है। मतलब इसके सब लेसन बता रहे हैं इसमें। अपन को इतना याद नहीं रखना, बस अपन को जो मैंने बताया वो किसने बनाया है और किसके लिए है ये ध्यान रखना। फिर आती है मानसोल्लास, कल्याण के फिर इसे ये भी इम्पोर्टेंट है। मानसोल्लास किसने बनाया? कल्याण के चालुक्य के राजा विक्रमादित्य के पुत्र सोमेश्वर भूपति ने बनाया। इसका दूसरा नाम अभिलाषितार्थ चिंतार्थमणि नाम है। इसका विश्वकोशात्मक ग्रंथ लिखा, जिसका दूसरा नाम मनसोल्लास भी है। ठीक है, जिसे मैसूर विश्वविद्यालय ने प्रकाशित किया गया था। इसमें राजनीति, गणित, ज्योतिष, तर्कशास्त्र, काव्यशास्त्र, संगीत और वास्तुकला, चित्रकला आदि विषय समावेश है। बस यही वो आगे रामायण आ गई। मैं आपको अगर आप मेरे को कमेंट कर देना कि ये आगे ये डालना है कि नहीं डालना है। फ़ोटो मैं डाल दूंगा आपको कम्युनिटी पोस्ट में, तो ये मिल जाएगी। तो ये लेसन अपना पूरा हो चुका है, भारतीय कला की तकनीक और ये कुछ। तो फिर आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, मतलब कि चित्रकला के मूलाधार, ये अपन आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।